गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। मैसेज बॉक्स में जाके अपना अटेंडेंस बनाइए जैसा पहले से बनाते आ रहा है। तो पहले अटेंडेंस बनाएंगे। और कई बार मैंने कहा है, मैं फिर से उस बात को दोहराता हूँ कि आपका ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है उसको अटेंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको अगर हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो ऑनलाइन क्लास को ज़रूर कीजिए, है ना, क्योंकि स्कूल खुलने के जो चांसेज हैं वो अभी नहीं दिख रहा है ना। यह कहना मुश्किल होगा कि स्कूल कब खुलेगा। तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर करें, है ना। तभी आपको चैप्टर्स समझ में आएंगे, आप चैप्टर को समझ पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, 6th चैप्टर। वो था आपका प्रेरीज के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में था, है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में था, और जिसमें हम लोगों ने केस स्टडी किया प्रेरीज का। हाँ, उसके बारे में हम लोगों ने देखा प्रेरीज जो कि ग्रासलैंड है, उसके लोकेशन, क्लाइमेट, है ना, रिवर्स, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रेरीज के बारे में, उसके इंडस्ट्रीज के बारे में, इंपॉर्टेंट सिटीज और वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ा। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द टुंड्रा रीजन, ग्रीनलैंड के बारे में, है ना। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड इसको कहते हैं। केस स्टडी हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में आपको करनी है, केस स्टडी ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रीनलैंड जिसको लार्जेस्ट आइलैंड कहा जाता है, केस स्टडी ग्रीनलैंड। ठीक है, तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड हम लोगों ने 3 क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ा है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन के बारे में देखा हम लोगों ने, टेम्परेट जोन के बारे में जाना, और तीसरा जोन, थर्ड क्लाइमेटिक जोन जो है वो है फ्रिजिड जोन, जिसको हम जो कोल्डेस्ट जोन है, सबसे ठंडा जोन है ना। इन तीनों में सबसे जो कोल्डेस्ट है, ठंडा है, वो है फ्रिजिड जोन। ठीक है, अब हम लोग उसी की चर्चा इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। देयर आर 2 फ्रिजिड जोन, यू नो, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन। ओके, द नॉर्थ फ्रिजिड जोन इज फर्दर सब डिवाइडेड। दो फ्रिजिड जोन है, नॉर्थ और साउथ, और इसको सब डिवाइड किया गया पुनः जो है ग्रेट आइस कैप और टुंड्रा रीजन। ठीक है, तो हम लोग उसी फ्रिजिड जोन का रीजन जो है टुंड्रा रीजन, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इट इज फाउंड बिटवीन 60 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू दिस रीजन। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तो आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास करता है। इट इंक्लूड्स द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया। यू नो, यूरेशिया एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया कहा जाता है ना। This type of region is not found in the southern hemisphere because the main land mass of the southern hemisphere does not extend beyond the temperate zone. southern hemisphere का जो लैंड मास है वो टेम्परेट जोन को क्रॉस नहीं करता है, और हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिजिड जोन की। ठीक है, टेम्परेट जोन, लास्ट जोन जो है फ्रिजिड जोन की बात कर रहे हैं, जो यू नो 2 फ्रिजिड जोन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल एंड अदर साइड, है ना, साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो टेम्परेट जोन को यह साउदर्न रीजन जो है, साउदर्न पार्ट हेमिस्फीयर, बिकॉज द मेन लैंड मास ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन को क्रॉस नहीं करता है। सो दिस टाइप ऑफ रीजन इज नॉट फाउंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है
is an island which is located towards the northeast of North America. It is the largest island. ग्रीनलैंड was discovered by, ग्रीनलैंड की खोज की गई थी एरिक द रेड के द्वारा. द फेमस नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर, नॉर्वे के एक्सप्लोरर थे जिनके द्वारा इस ग्रीनलैंड की, इस लार्जेस्ट आइलैंड की खोज की गई. एक्सप्लोरर, नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर in 982 CE, 982 कॉमन एरा में इस ग्रीनलैंड की खोज हुई थी. किसके द्वारा? एरिक द रेड के द्वारा, द फेमस नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर. ओके, he spent 3 years exploring this island. 3 सालों तक एक्सप्लोर करने के बाद इस आइलैंड की खोज उनके द्वारा की गई. ओके, एंड द ग्रीनलैंड वाज कैप्चर्ड बाय डेनमार्क इन 1380. 1380 में डेनमार्क का कब्जा था, कैप्चर किया गया ग्रीनलैंड को. एंड इट बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेनमार्क इन 1953. In 1979, Greenland won the home rule and a full internal self-government was attained in January 1981 को. यह फुल जो है होम रूल की स्थापना हुई और यह फुल सेल्फ गवर्नमेंट का निर्माण हुआ 1981 में ग्रीनलैंड में. With the beginning of the home rule, Greenland's name has been changed. होम रूल की शुरुआत जैसे हुई, इसका नाम बदल के क्या हो गया? कैलालिट नूनक. नाम इसका बदल गया. थोड़ा सा टिपिकल टाइप का नाम है लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा. ग्रीनलैंड का नाम चेंज हो गया. ठीक है. तो ग्रीनलैंड name has been changed with the beginning of home rules. The name has been changed to Kalaallit Nunaat. The capital of Greenland is Nuuk, which was earlier known as Gutthard. ठीक है. तो सबसे पहले बात कि एरिक द रेड वॉज नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर जिसने इस आइलैंड की खोज की, ग्रीनलैंड की, इन 982 कॉमन एरा. ओके, और 3 साल तक एक्सप्लोर करने के बाद जो है इस आइलैंड की खोज की गई. पहले यह डेनमार्क के कब्जे में था. इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेनमार्क 1953. In 1979, Greenland won the home rule and a full internal self-government in 19 was attained in January 1981. ठीक है. कैप्चर किया गया 1380 यानी 1380 में ग्रीनलैंड को डेनमार्क के द्वारा कैप्चर किया गया. फिर जो है 1953 में इंटीग्रल पार्ट बना डेनमार्क का और 1981 में जाके जो है होम रूल की स्थापना हुई यहाँ पे. और बिगनिंग ऑफ होम रूल, जैसे होम रूल की स्थापना की गई उसके बाद इसका नाम जो है हैज बीन चेंज टू कैलालिट नूनाट और कैपिटल इसका जो है ग्रीनलैंड का वो नूक, व्हिच वाज अर्लियर नोन एज गुडथायर, जिसका पहले नाम जो है गुडथायर था. नॉर्थ या ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अवस्थित है. A territory of Denmark, Greenland is located to the northeast of Canada. It is surrounded by Arctic Ocean in the north and the Atlantic Ocean in the south. इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन
और साउथ में अटलांटिक ओशन है। द बफिन बे इज ऑन इट्स वेस्ट एंड द ग्रीनलैंड सी इज ऑन इट्स ईस्ट। ओके, तो देख रहे हैं आप, इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, साउथ में अटलांटिक ओशन, बफिन बे in the west or Greenland Sea in the east. Greenland has an area about 21,66,086 square kilometer. इसका क्षेत्रफल है इस ग्रीनलैंड का एरिया ऑफ ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये इसका एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर केम यानी स्क्वायर किलोमीटर 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। एंड अबाउट 60,000 पीपल लिव हियर। पॉपुलेशन जो है ग्रीनलैंड का लगभग 60,000 है, 60,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ग्रीनलैंड नॉर्थ, सबसे पहला बात ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ये ग्रीनलैंड। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये। इट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ, अटलांटिक इट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, अटलांटिक ओशन इन द साउथ, बफिन बे वेस्ट एंड द ग्रीनलैंड सी ऑन ईस्ट। एरिया 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन अबाउट 60,000। ओके, लैंड सरफेस की अगर हम बात करते हैं, ग्रीनलैंड इज अ लो प्लेट्यू सराउंडेड बाय द कोस्टल माउंटेन्स। द माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड विथ थिक कोस्टल माउंटेन्स। लो प्लेट्यू है, प्लेट्यू के बारे में जानते हैं आप लोग। लो प्लेट्यू surrounded by the coastal mountains and the mountains are always covered with thick snow. This ice covering is known as ice cap. हमेशा जो है बर्फ से ढका हुआ होता है, और जो आइस कवरिंग जो कवर है आइस का, बर्फ का, इसको आइस कैप कहा जाता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग बिट्स ऑफ आइस कैप ब्रेक ऑफ। स्प्रिंग सीजन में जो है कुछ टुकड़े जो है इस आइस कैप के वो टूटते हैं और फ्रॉम द मेन मास ऑफ आइस एंड फॉल इनटू द ओशियन, और जाके ओशन में जो है मिल जाते हैं। दिस फ्लोटिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग। और ये जो है बर्फ के चट्टान कहते हैं, जिसको बर्फ का चट्टान होता है ना। फ्लोटिंग ब्लॉक्स, तैरता हुआ जो है चट्टान, बर्फ का आइस का जो ब्लॉक्स है उसको आइसबर्ग के नाम से हम जानते हैं, जिसको आइसबर्ग कहा जाता है। अबाउट 90% ऑफ एन आइसबर्ग इज ऑलवेज अंडर वाटर, जिसमें से 90% 90% जो है वो पानी के अंदर होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है ना। That we generally see is only the tip of the iceberg। और हम लोग सिर्फ उसका ऊपरी टिप का मतलब होता है अपर मोस्ट पार्ट जो है आइसबर्ग का वो नजर आता है, बाकी हिस्सा जो है उसका डूबा हुआ रहता है ओशन में। आइसबर्ग आर वेरी डेंजरस। और ये जो चट्टान है, बर्फ की चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, दे आर डेंजरस। कैसे डेंजरस होते हैं? क्योंकि जो समुद्र के रास्ते से जो जहाज यात्रा करते हैं, जो जहाज जाते हैं, कभी कभी वो उस आइसबर्ग से टकराकर एक्सपॉइल्ड हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, है ना, और जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जिसका एक उदाहरण है टाइटैनिक, है ना। टाइटैनिक जो जहाज था एक, वैसी आइसबर्ग से टकरा के पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसमें से मैक्सिमम लोग जो है मारे गए थे। लगभग 1500 लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ये इतना डेंजरस है
Icebergs are very dangerous for ships. In 1912, an ocean liner called Titanic sank after hitting an iceberg. टाइटैनिक जहाज जो था इस आइसबर्ग से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से उसमें छेद हो गया और पानी बढ़ता चला गया और धीरे धीरे करके वो जहाज जो है समा गया, पानी में डूब गया पूरी तरह से। और लगभग जैसा कि बताया जा रहा है कि 1500 लोग जो है इसमें मारे गए। हम लोगों ने इसको मूवी में देखा है किस तरह से, और कितनी भयानक कितनी दर्दनाक जो हादसा था वो इसको हम लोगों ने देखा है। इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि वो आइसबर्ग जो है काफ़ी डेंजर होता है, बर्फ़ की चट्टान होती है जिससे अगर टकराने के बाद जो है जहाज जो है डेविएट हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है ना। These days ships have detectors। अब चूंकि यह दुर्घटना हो चुकी है तो इसकी वजह से तो दुर्घटना होने के बाद सावधानी जरूरी है ना। तो अब डिटेक्टर्स लगे होते हैं जहाज़ों में, शिप में जो है डिटेक्टर्स लगे होते हैं which can sense the presence of iceberg, जो बताते हैं कि आगे आइसबर्ग है यानी बर्फ की बड़ी चट्टान है, तो उससे जो है अपने रास्ता जो है मोड़ लिया जाता है ना, उसके सामने नहीं जाया जाता है। तो डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेते हैं कि आगे जो है आइसबर्ग है, तो उस रास्ते से नहीं जाया जाता है। Iceberg near presence, which can sense the presence of an iceberg nearby, because if the iceberg is somewhere near the ship, the temperature suddenly drops, है ना। अब कैसे ये मशीन जो है डिटेक्टर कैसे डिटेक्ट करता है, अगर आसपास में अगर आइसबर्ग है जहाँ से जहाज गुजर रहा है तो वहाँ उस जहाज का जो टेम्परेचर है शिप का वो जो है गिरना शुरू हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइस। जानते हैं टेम्परेचर जब बर्फीले जगह पे टेम्परेचर कम होता है तो जैसे ही वो आइसबर्ग आसपास नजर आएगा तो वो जहाज का जो टेम्परेचर जो मशीन जो लगा होगा वो टेम्परेचर जो है वहाँ पे सडनली ड्रॉप होता है, गिरना शुरू हो जाता है। और यह प्रतीत होता है, इससे यह सिग्नल देता है कि आसपास में आइसबर्ग है। द शिप कैन सेव इटसेल्फ बाय चेंजिंग रूट्स, और जहाज अपना है ना जहाज को रूट अपना बदल लेना होता है, ठीक है, अपना रास्ता बदल लेते हैं और इस बड़े खतरे से बच जाते हैं। द इंटरनेशनल आइस पेट्रोल ऑल्सो कीप्स ए विजिल फॉर आइसबर्ग्स, ठीक है। तो अब इस चीज़ की सावधानी जो है रखी जाती है इंटरनेशनल पेट्रोलिंग के द्वारा, आइस पेट्रोलिंग के द्वारा आपके आगे वो सूचना देते हैं कि इस रास्ते में जाने पे आगे कहाँ आइसबर्ग उपलब्ध है, ठीक है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड, द लार्जेस्ट आइलैंड की बात कर रहे हैं, द फ्रिजिड जोन का हिस्सा है, ठीक है। और ग्रीनलैंड जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और किस तरह हमने देखा कि ये चारों तरफ से जो वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इसलिए ये लार्जेस्ट आइलैंड है। इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर, एंड अबाउट देयर आर 60,000 पीपल लिव हियर, ओके। देयर आर मेनी आइसबर्ग्स प्रेजेंट इन ओशन which are very dangerous for ship, है ना, जहाज़ों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और किस तरह से दुर्घटना हुई 1912 में, टाइटैनिक जहाज जो है डूब गया था, तो उसके बाद जो है काफ़ी सावधानी बरती जाती है, है ना। शिप में ऐसे डिटेक्टर लगे होते हैं जो टेम्परेचर आइसबर्ग के आसपास होने पर टेम्परेचर अचानक रिड्यूस हो जाता है, और यह सूचना देता है कि कहीं ना कहीं आसपास में आइसबर्ग है, तो शिप के रूट को चेंज कर लिया जाता है और खतरे से बचाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ग्रीनलैंड के क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है उसको आप क्लास को अटेंड करें सबसे पहली बात, और इन सारी चीज़ों को ध्यान से सुने। उसके बाद अपने घर पे जो है बुक को, चैप्टर्स को स्टडी करें, है ना, तभी आपका जो है कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर के बारे में वो क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि ऑनलाइन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
जो है अटेंड करें। जो भी इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं कोशिश करें सभी क्लासेस को ना सिर्फ टेस्ट बल्कि आपके जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं ऑनलाइन उनको ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू।